दोस्तों और साथियों, हमारी उम्मीद है किताब के इस YouTube चैनल पर मैं इंतखाब आलम आप सबकी मौजूदगी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, ये मुद्दा बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, जिस पर जब भी बात की जाए बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी कर लेनी चाहिए। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखें। हमें यकीन है कि वीडियो के अंत में आपकी जानकारी में ज़रूर इजाफ़ा होगा। तो आइए इस मुद्दे की शुरुआत करते हैं। ये मुद्दा है टेररिज्म या आतंकवाद का मुद्दा। मौजूदा दुनिया में आतंकवाद कई सूरतों में मौजूद है। दुनिया में अनेक ऐसे देश हैं जहां वहां के समाजों के अलग अलग समूह या अलग अलग गिरोह अलग अलग कारणों से, जैसे नस्ली भेदभाव, आर्थिक या इकोनॉमिकल गैर बराबरी या संसाधनों के बंटवारे के चलते हथियार उठा लेते हैं या हिंसक हो जाते हैं। वहाँ का मीडिया और वहाँ के लोग ऐसे लोगों को टेररिस्ट और उनके इन कामों को टेररिज्म कहकर ही पुकारते हैं। आयरलैंड में फिनेनियन ब्रदरहुड और अमेरिका में कू क्लैक्स क्लैन नामक संगठन ऐसे समूहों के उदाहरण हैं जिन्होंने धार्मिक बंधुत्व यानी रिलीजियस ब्रदरहुड और नस्ली भेदभाव के चलते ऐसे अनेक अपराधों को अंजाम दिया जिन्हें आतंकवाद की फहरिस्त में ही शामिल किया जाता है। अंग्रेज़ी शब्द टेरर का पहला इस्तेमाल फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी बगावत के समय 1793 में किया गया था। 20वीं सदी की शुरुआत में समाज के अराजक लोगों यानी जो किसी समाज के कानून नहीं मानते उनके लिए, समाजवादियों के लिए, फासिस्ट पार्टियों के लिए और यहाँ तक के राष्ट्रवादियों के लिए भी इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता रहा है। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसलिए ये कोई नया शब्द नहीं है, लेकिन किसी धर्म के साथ इसे जोड़ देने की कोशिश एक नई कोशिश है, क्योंकि आज की दुनिया में इस शब्द का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इस्लामिक टेररिज्म के रूप में किया जाता है, जिसका अर्थ अक्सर इस्लामिक शब्द जिहाद से जोड़कर निकाला जाता है। अगर हम गहराई तक जाकर इस बात की छानबीन करें कि इस्लामिक टेररिज्म कहे जाने वाले किसी तथाकथित जिहाद की शुरुआत कैसे हुई, तो हम पाएंगे कि 80 के दशक में अमेरिका और कुछ दूसरे देश ऐसे बहुत से इस्लामिक जंगजू इदारों को पैसा और हथियार मुहैया कराते थे जो उनके लिए अफ़गानिस्तान की ज़मीन पर जाकर सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ युद्ध लड़ सकें। ऐसे कई मुस्लिम इदारे अपने अपने देशों में पहले से ही कहीं पूंजीवाद तो कहीं पश्चिमी सभ्यता और शोषण के ख़िलाफ़ हथियार उठाए हुए थे। इसमें तालिबान नाम का समूह सबसे प्रमुख है, जिसे खड़ा करने का श्रेय अमेरिका को ही दिया जाता है। वियतनाम युद्ध के चलते अपने ही देश में काफ़ी आलोचना झेल चुके अमेरिका के लिए शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के समय किराए के जंगजुओं की सोवियत यूनियन के विरुद्ध युद्ध में मदद करना उन परिस्थितियों में एक अच्छा विकल्प था, जिसका उसने बखूबी इस्तेमाल किया। लेकिन मुस्लिम जंगजू इदारों के द्वारा इस राजनीति को ना समझ पाने की चूक इस्लाम धर्म के लिए एक ऐसी समस्या का कारण बनी जिसके नतीजे वह आज भी भुगत रहा है। जिस प्रकार भारतीय मीडिया को पहली बार गोदी मीडिया कहकर पुकारने का श्रेय टीवी पत्रकार रवीश कुमार को जाता है, उसी प्रकार पश्चिमी मीडिया ने भी इस्लामिक जंगजू इदारों के साथ इस्लामिक टेररिस्ट का लक़ब तब जोड़ दिया जब वह अपनी फंडिंग करने वाले देशों के विरुद्ध ही खड़े हो गए, और जिसे आज हर प्रकार से इस्लामिक धर्मावलंबियों यानी इस्लाम धर्म के मानने वालों के द्वारा पश्चिमी देशों के विरुद्ध चलाए जा रहे किसी जिहाद या किसी धर्म युद्ध के रूप में प्रचारित किया जाता है। इस्लामिक देशों में मौजूद कच्चे तेल के भंडार और उन पर नियंत्रण की पश्चिमी देशों की कोशिश भी कहीं ना कहीं आतंकवाद के इस सारे खेल की एक कड़ी है। कारण कोई भी हो, लेकिन आतंकवाद या छिपकर वार करने के किसी भी प्रकार के काम को इस्लाम धर्म जायज़ नहीं ठहराता, और इसीलिए ये अमल कभी भी परंपरागत और प्रत्यक्ष युद्धों की जगह नहीं ले सकता। हालांकि युद्ध किसी भी प्रकार का हो, वह सदैव
विनाशकारी ही होता है। भारत के संदर्भ में यदि आतंकवाद की बात की जाए तो हम पाएंगे कि इसका मुख्य कारण कश्मीर विवाद रहा है। अन्यथा भारत की विदेश नीति कभी भी ऐसी नहीं रही जिसके चलते पाकिस्तान के अतिरिक्त कोई और देश या कोई और संगठन भारत के विरोध में यहाँ कोई आतंकवादी घटना अंजाम दे, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भारत का कश्मीर को लेकर एक ज़मीनी विवाद 1948 से ही चला आ रहा है। इसलिए 90 के दशक में अफ़गानिस्तानी संगठनों से प्रेरणा लेकर पाकिस्तान में ऐसे अनेक संगठन खड़े हो गए जिन्होंने भारत के विरुद्ध एक अप्रत्यक्ष युद्ध छेड़ा हुआ है, जिसके चलते ये समस्या लगातार बद से बदतर होती गई है। और तो और इसने कश्मीर से बाहर मौजूद भारतीय मुस्लिम समाज पर भी अपना गहरा प्रभाव छोड़ा है, क्योंकि ये तो सच है कि भारत में अनेक आतंकवादी घटनाएं हुई हैं जिसके चलते यहाँ रहने वाले मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध नफरत और तिरस्कार का एक व्यापक माहौल तैयार हुआ है। भारत के गैर मुस्लिम समुदायों को भारत के मुस्लिम समुदाय के प्रति जो एक बड़ी शिकायत है वह मुख्यतः यह है कि यहाँ के मुस्लिम समाज ने भारत में होने वाली आतंकवादी घटनाओं का विरोध वैसे नहीं किया जैसे उसे करना चाहिए था। हालांकि ये एक गलत आरोप है, लेकिन इसका उत्तर प्रतिनिधित्व की कमी के चलते भारत का मुस्लिम समाज उस तरह से नहीं दे सका जैसी उससे अपेक्षा की जाती है। और यह भी एक बड़ा कारण बना जिसने मुस्लिम समाज के प्रति यहाँ की राजनीति को उसकी देशभक्ति और उसके आत्मसम्मान के विरुद्ध एक व्यापक रूप से संगठित होने की प्रेरणा दी, एक अवसर दिया। यदि कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो हम पाएंगे कि भारतीय मुस्लिम समाज ने कभी भी भारत भूमि के बाहर मौजूद किसी धार्मिक या कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन में अपनी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि परंपरागत रूप से वह कभी भी खुद को मध्य एशिया या खाड़ी के मुस्लिम देशों के साथ जोड़कर नहीं देखता है, और ना ही कभी मिडिल ईस्ट के देश भारतीय मुस्लिम समाज को अपना सभ्यताई अंग मानते हैं। इसका जो स्पष्ट कारण मुझे नज़र आता है वह यह है कि जिस प्रकार इस्लाम धर्म दुनिया के बाकी देशों तक पहुंचा, वैसे ही वह भारत तक भी पहुंचा। और इसीलिए ये तो मुमकिन है कि दो अलग अलग सभ्यताओं के बीच धर्म का आदान प्रदान हो जाए, लेकिन कल्चर का भी आदान प्रदान हो जाए, ऐसा होना ज़रा मुश्किल है। हालांकि भारत का मुस्लिम समाज ईरान, इराक, सीरिया, फ़िलिस्तीन या किसी अन्य देश में आतंकवाद, युद्ध, रासायनिक हथियारों के आरोप या अन्य कारणों से मारे जा रहे मुस्लिमों के प्रति एक हमदर्दी का भाव रखता है, जिसे किसी भी कारण से आतंकवाद के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर का नाम नहीं दिया जा सकता, जैसा कि अक्सर प्रचार किया जाता है। ये केवल एक मिथ्या प्रचार है जिसके भारत जैसे देश में विभिन्न राजनीतिक कारण हैं। भारतीय मुस्लिम समुदाय से जो एक अपेक्षा की जाती है वह यह है कि वह ऐसे विषयों पर सही जानकारियां जुटाए और इनके विरुद्ध खुलकर अपना पक्ष रखे, ताकि गैर मुस्लिम भारतीय समाजों से मुस्लिम समाज के प्रति गहराई तक जड़ जमा चुके संदेह को उसकी जड़ों से उखाड़ा जा सके। अपने भीतर एक नेतृत्व पैदा करना और उसके द्वारा मुस्लिम समाज पर उठाए गए सभी प्रश्नों और सभी संदेहों का उत्तर देना एक बेहतर विकल्प है, जिसके विषय में हम आने वाले वीडियोज़ में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये था वह अंतिम विषय जिस पर बात करना ज़रूरी थी। अगले वीडियो में हम इन समस्याओं के हल की ओर बात करना शुरू करेंगे। इस बीच आपसे अनुरोध है कि एक बार हमारी उम्मीदें किताब ज़रूर पढ़ें। ये किताब आपके जहन में उठने वाले बहुत से सवालों के, बहुत से अनसुलझे सवालों के बेहतरीन जवाब देती है। साथ ही आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ वह छोटी सी घंटी भी दबाते हुए जाएं जो हमारे हर आने वाले नए वीडियो की सूचना आपको देती है। हमारी उम्मीदें किताब पाने का तरीका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपसे फिर मुलाकात होगी।